नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बंगाल से इस बीच दो बड़ी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि बंगाल की हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी कोलकाता के राजभवन पहुंच चुकी है। टीम का गठन गृह मंत्रालय ने हिंसा की जांच के लिए किया है। तो वहीं ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी करने वाली कंगना रनौत के खिलाफ टीएमसी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। तो ये दो बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल से 4 सदस्यीय टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। गृह मंत्रालय ने इस टीम का गठन किया है। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता है, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि, एक तरफ तो पश्चिम बंगाल अब भी जल रहा है, वहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं। 4 सदस्यीय टीम का गठन महज एक औपचारिकता, क्योंकि इस टीम को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने में भी काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में तब तक काफी डैमेज भी हो जाएगा। देखिए नेहा, अगर हम इस टीम के बारे में बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कल ये टीम आई थी और आके इसने पहले नौबान्नो जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है वहां वो गई थी, बातचीत उन्होंने की स्टेट ऑफिशियल्स के साथ। फिर बीजेपी की एक 10 सदस्य 10 मेंबर डेलीगेशन के साथ भी उन लोगों ने बातचीत की और उसके बाद बहुत सारे जगह पे घूमे हैं ये टीम कल, और आज राजभवन जाके गवर्नर के साथ भी बातचीत कर रही है। ये सब बातचीत करने के बाद शायद वो दोबारा एक और राउंड पे निकलेंगे, जगह जगह जाएंगे जहां पे हिंसा की खबरें आई थी मतदान रिजल्ट्स के जस्ट तुरंत बाद, जब वायलेंस वहां पे इरप्ट हुआ था। और उसके बाद एक रिपोर्ट बना के एमएचए को सौंपेगी ये टीम। ये एक 4 सदस्यीय टीम है जिसने बहुत सारी जगहों पे ये गए हैं और फैक्ट फाइंडिंग जिसको हम कहते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसके ऊपर जांच करने के लिए ही ये टीम आई है। और शायद इसीलिए सभी पार्टीज और सभी नेताओं के साथ ये टीम बात कर रही है, स्टेट ऑफिशियल्स के साथ भी बात कर रही है। और इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए शायद आज ये गवर्नर के साथ भी एक डिस्कशन करने के लिए ये टीम गई है। नेहा, ठीक है। पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का है। इस बीच केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई तो है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। साथ ही ये भी मांग कर डाली कि दिल्ली को मिल रही ऑक्सीजन में अब कोई कटौती ना हो। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई लेकर राजी नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। मैडम ये देखिए क्या तो रहे करने के तक चलने की हालत है इसकी क्या? हमें बेड नहीं चाहिए, कम से कम मरीज को ऑक्सीजन तो दे दीजिए ताकि उनका कम से कम जान तो बचे। कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों की सांसों पर आफत बनी हुई है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच लगातार ये सवाल बना हुआ है कि इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत की खबरें राजधानी से आ रही हैं, जहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान तक जा चुकी है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों की उखड़ी सांसों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिल्ली में बीते दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है। इससे पहले दिल्ली को 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि 4 अप्रैल को किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि दिल्ली के 56 प्रमुख अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक है। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दिन भर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अपनी अपनी दलीलें दी। केंद्र सरकार का जहां यह कहना था कि वो अधिकतम सप्लाई कर रही है और पिछले दिनों उन्होंने 700 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन सप्लाई की भी है, लेकिन लगातार इसको बनाए रखने में मुश्किल ये आएगी कि अगर दिल्ली का कोटा बढ़ाया जाए तो बाकी आसपास के राज्यों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कटौती उन्हीं में से, तेल इन्हीं तिलों में से निकलना है। लिहाजा ऐसे में दूसरे राज्यों के लिए कटौती की जा सकती है। हम इतने ऑक्सीजन के उधर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर और शुक्रिया जताया और राजधानी को रोजाना इतनी ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। हालांकि केजरीवाल सरकार की इस मांग के बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड का भी जिक्र किया है।
केंद्र ने कहा कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी ज्यादा सप्लाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर दिल्ली में लगातार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे तो दूसरे राज्यों के हिस्से में कटौती होगी। ऐसे में इस बात का अंदेशा है कि अगर कोरोना के मामलों पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो राजधानी में ऑक्सीजन की समस्या इतनी आसानी से हल नहीं होने वाली। बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर का भी जिक्र किया और कहा कि अभी महामारी की तीसरी लहर आना बाकी है। ऐसी सूरत में सरकार को पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए। अदालतें बार बार सरकार को कारगर एक्शन के साथ ऐसी ही सूझबूझ से काम करने की सलाह दे रही हैं, ताकि महामारी के समय में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान न जाए। दिल्ली से संजय शर्मा और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों की बेहाली भी सामने आ रही है। बिहार के सहरसा जिले में एक चमचमाता अस्पताल दिखाई दिया, बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह। अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ये कोविड का अस्पताल है, लेकिन अस्पताल के गेट पर ताला लगा हुआ है। इस चमचमाती बिल्डिंग को देखकर आपको लग रहा होगा कि या तो ये 5 स्टार होटल है या फिर कोई कॉरपोरेट दफ्तर, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सरकारी अस्पताल है, वो भी कोविड-19 अस्पताल। कोरोना काल में जहां अस्पतालों के बाहर मरीजों का तांता है, लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में बने इस चमचमाते 5 स्टार सरकारी अस्पताल पर ताला जड़ा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में, जहां पर आप देख सकते हैं ये एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। पिछले साल ही यहां पर आप देख सकते हैं ये सब डिवीजन हॉस्पिटल है, जिसे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर यानी अस्पताल के तौर पर यहां पर इसको तैयार किया गया था। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसके बावजूद भी बंद पड़ा हुआ था। हम यहाँ अभी आए हैं तो हमने इसे खुलवाया है और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चुभती है ये तस्वीरें, जब देश में लोग एक एक बेड को तरस रहे हैं। वैसे में आप यहाँ देख लीजिए 40 बेड के इंतज़ाम यहाँ पर इस हेल्थ सेंटर पर है, लेकिन सब के सब खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए पिछले साल इस भव्य इमारत में सरकारी अस्पताल खोला गया था। तय किया गया था कि इसमें खास तौर पर कोविड-19 मरीजों का ही इलाज होगा, लेकिन बिहार का ये इकलौता ऐसा कोविड अस्पताल है जहां पर ताला बंद है। ताला खुलवाकर इस अस्पताल के भीतर हमारे संवाददाता गए तो हैरान रह गए। हमने देखा कि ये अस्पताल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये अस्पताल 60 बेड का है। इसमें ऑक्सीजन की सुविधा है, गर्म पानी के लिए इलेक्ट्रिक केटल रखा गया है, पीने के साफ पानी का भी यहाँ पर इंतजाम है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, लेकिन फिलहाल इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि मरीज नहीं मिल रहे हैं जिन्हें इन सब चीज़ की ज़रूरत हो। और ऐसे में जो ये अस्पताल है फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। काफ़ी चौंकाने वाली बात है। इस चमचमाते अस्पताल में किसी का इलाज नहीं होता। अगर कोई मरीज आता है तो उसे जिला मुख्यालय भेज दिया जाता है। बहाना है डॉक्टरों की कमी का। संसाधन को कमी नहीं है, बेड हम लोग के पास है, ऑक्सीजन भी वहाँ पर उपलब्ध है। केवल अभी अब डॉक्टर जो है उस स्तर का हम लोग के पास कमी है। यहाँ पर कितने डॉक्टर्स आपको होने चाहिए या कितने हैं अभी? कितने की कमी है? अभी यहाँ 4 डॉक्टर हैं। यह अस्पताल कोविड मरीजों के लिए खुला है। अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों के लिए जरूरी तमाम दवाएं रखी हैं, लेकिन किस काम की? अस्पताल के मैनेजर कहते हैं कि मरीज यहां आते ही नहीं। अभी तो पेशेंट नहीं आ रहा। इस तरह का कॉम्प्लिकेशन पेशेंट आएगा तो उसको रखा जाएगा। अभी जो भी अगर कुछ इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको हम लोग रेफर कर देते हैं सहरसा में। वो जो पैरामेडिकल में जो है ना वहाँ पे बना हुआ है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, वहीं पे डाल देते हैं अभी। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि यहाँ मरीज नहीं है और जिला मुख्यालय पर पूरा इंतजाम है, लेकिन सहरसा के डीएम साहब कह रहे हैं कि जिले में कोविड मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मेरा जिला वासियों से अपील है कि कोरोना की स्थिति अभी निरंतर बढ़ती जा रही है और जिला प्रशासन द्वारा जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं लॉकडाउन के तहत, उसका जिले वासियों से अनुरोध है कि उसका चर्चा पालन करें।
अब जरा दरभंगा के बेनीपुर के इस सरकारी अस्पताल का हाल देख लीजिए। इस अस्पताल में 4 नई वेंटिलेटर मशीनें आई हैं, लेकिन ये धूल फांक रही हैं। मशीनों में जंग लगने लगी है। 4 महीने पहले ये मशीनें आई हैं। अस्पताल प्रशासन मैन पावर की कमी का रोना रो रहा है। ये तो महज वानगी है। बिहार के तमाम अस्पतालों का यही हाल है। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमराई हुई है, जबकि बिहार में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में कोरोना के 1,13,479 एक्टिव केस हैं। 5 मई को बिहार में 14,836 नए केस सामने आए, जबकि 61 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 4 मई को बिहार में 14,794 कोरोना के केस आए। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आज फिर ये कहा कि दिल्ली को रोजाना 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करनी ही होगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मेट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली है, 16 मेट्रिक टन रास्ते में है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको 700 मेट्रिक टन रोजाना ऑक्सीजन दिल्ली को देना ही होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ये भी कह चुके हैं, कृपया हमें ऐसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर ना करें जहां हमें सख्त होना पड़े। यानी कि दिल्ली के लिए कोटा जो तय किया गया है उससे कम की सप्लाई आज सुबह हुई है, जिसको लेकर कोर्ट ने अब सख्त निर्देश दिए हैं केंद्र को। कोर्ट का यह कहना है कि अगर तय किए मानकों से कम सप्लाई की जाती है तो सख्त एक्शन लेना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से ये बेहद सख्त टिप्पणी। ऑक्सीजन संकट को लेकर पहले ही कोटा तय कर दिया गया है कि दिल्ली को 700 मेट्रिक टन दी जाएगी ऑक्सीजन रोजाना। कल हमने देखा था किस तरीके से सीएम केजरीवाल ने आभार जताया था और ये कहा था कि 700 मेट्रिक टन की आपूर्ति हो रही है, लेकिन आज ही स्थिति बदल गई है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, पहले ही कोर्ट साफ कर चुका है कितने मेट्रिक टन दिल्ली को रोजाना मिलनी चाहिए, इसके बावजूद जो कमी देखी जा रही है, कहां पर लैप्स अब भी है, जिसको लेकर कोर्ट अब काफी सख्त रवैया अपनाने की बात कर रहा है। बिल्कुल, और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो जो दिल्ली सरकार की तरफ से वकील थे राहुल बेहरा, उन्होंने इस बात को कहा कि आज सुबह से सिर्फ 89 मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो की गई है और 16 मेट्रिक टन अभी रास्ते में है। तो इसी पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कोर्ट का कहना है कि 700 मेट्रिक टन सप्लाई को रोजाना बहाल करने के लिए कहा गया था। ये एक दिन की बात नहीं हो सकती है और इसको केंद्र सुनिश्चित करे कि वो हर रोज 700 मेट्रिक टन सप्लाई करे दिल्ली को ऑक्सीजन। तो ये स्थिति है और उस पर कोर्ट ने ये भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा है कि ये इसके लिए कोर्ट को मजबूर न किया जाए कि वो इस पर कोई सख्त अपना आदेश सुनाए। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके से ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली में चल रही है उसको लेकर के कल अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री को और कहा था कि 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिला है, उससे एक राहत की बात है। लेकिन अगले ही दिन आज जिस तरीके से तस्वीर बदली है और कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उससे कई सवाल केंद्र और दिल्ली के बीच तालमेल को लेकर, बिल्कुल तालमेल को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कैसे ये जो गैप है इसे कैसे पूरा किया जाएगा। कुमार कुणाल, ये समझना चाहेंगे आपसे कि अलग अलग जगहों पर प्रयास अलग अलग स्तर पर हैं। कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, कहीं पर उसको रीफिल कराने में लैप्स है, कहीं पर अस्पतालों में कमी देखी जा रही है ऑक्सीजन को लेकर। किस तरीके से दिल्ली सरकार ने इसके लिए कोई हेल्पलाइन सेंटर बनाया है, कैसे ये चीजों को मैनेज किया जा रहा है, कैसे पता चल रहा है कहां पर कमी आ रही है, कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई हेल्पलाइन केंद्र ऐसा? अभी तक ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं बना है। और आपको बता दें कि केंद्र की तो कमी रही है, इसमें दिल्ली सरकार की भी कमी रही है, क्योंकि जब ये पूरा दूसरा वेव, दूसरी लहर दिल्ली में आई तब तक ना तो उन्होंने जो ऑक्सीजन को लाने के लिए कंटेनर हैं बाकी राज्यों ने उसको बुक कर लिया और कहीं ना कहीं दिल्ली उसमें पिछड़ गई। पहले भी ये हुआ जब इस तरीके के इंतजाम करने थे तो उसमें दिक्कत हुई। उसके बाद जो एक अभी तक बनाया गया है कोऑर्डिनेशन डेस्क, सरकार ने तो बनाया है कि अलग अलग अस्पतालों में कैसे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, लेकिन जो लोग अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाना चाहते हैं या जिनको खुद निजी तौर पर सिलेंडर की जरूरत है या फिर छोटे अस्पताल जो खास तौर पर सिलेंडरों के भरोसे ही रहते हैं, उनके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, उनके लिए बहुत राहत नहीं है। और यही वजह है कि उनको
SOS कॉल्स का सहारा लेना पड़ता है, बार बार उन्हें गुहार लगानी पड़ती है सरकारों से कि आप हमारे यहाँ सिलेंडर भेज दीजिए, हमारे पास 1 घंटे का 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये स्थिति जो है वो उसके लिए दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार ने अगर समय रहते हुए कदम उठाए होते तो कम से कम इस तरीके की अफरा तफरी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जानकारी देते हुए ऑक्सीजन संकट पर। बहरहाल दुनिया भर के जानकार चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि कोरोना को हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी ही होगी, लेकिन हिंदुस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। जी हाँ, यहां देखिए भीड़ ने इस कदर गदर मचा रखा है, चाहे बाजार हो, चौराहे हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, अस्पताल हो, ऐसे में लग रहा है जैसे कोरोना का पांव पसारने का न्योता दिया जा रहा है। शहरों बाजारों में भी धार्मिक कार्यक्रमों में भी ऑक्सीजन प्लांट के बाहर भी वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़, अस्पतालों के बाहर भीड़, अस्पतालों के अंदर भीड़, ये भीड़ भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। जैसे पूरा देश भीषण भीड़ में तब्दील हो गया है। जहां देखिए भीड़ दिखेगी, ऐसी भीड़ जो कोरोना विस्फोट का बारूद बन सकती है, ज्वालामुखी बनकर देश को स्वाहा कर सकती है। लेकिन इस भीड़ की तरफ किसी की निगाह नहीं, किसी को फिक्र नहीं, बेचैनी चिंता नहीं। हम इस समय चार मीनार पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे लोग यहाँ पर चार मीनार पे खरीदारी के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दुकान सज चुकी हैं और इंतजार है अब जैसे जैसे शाम होगी और भी ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी। लेकिन इस भीड़ और इस गैदरिंग के ऊपर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जो हैदराबाद शहर है, देश के अन्य राज्यों की तरह तेलंगाना और हैदराबाद शहर भी कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहा है। यहाँ भी हजारों की संख्या में डेली नए केसेस आ रहे हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो आज भी 6000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए, 80,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं स्टेट में, राज्य में। और ऐसे में आप देख सकते हैं ये पूरा बाजार जो है ये सज चुका है और यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी नादारद है। इस भीड़ को देखिए, ईद की खरीदारी हो रही है। कोरोना ने पांव के नीचे की जमीन खिसका दी है, जिंदगी बचना मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ कोई खबरदार नहीं, कोई सावधान नहीं है। जश्न के आगे जान की कोई परवाह नहीं। और फिर जलाभिषेक के नाम पर इस जानलेवा जुलूस को क्या कहेंगे? गुजरात के सानन की तस्वीरों को जिसने भी देखा सख्ते में आ गया। चौखट के भीतर रहने की चुनौती वाले इस दौर में आस्था के नाम पर आग से खेलने की कोशिश हुई। तो हर तरफ रूह को हिला देने वाली भीड़ के नजारे दिखते हैं। कहीं लापरवाही से भरी भीड़ तो कहीं मजबूरी में भीड़ खड़ी हो रही है। अब जब संकट सांसों पर आ जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का सबक कहां याद रह जाता है? इस ऑक्सीजन प्लांट के बाहर की भीड़ कुछ ऐसी ही है। भीड़ तो यहां भी है, टीके लगाने की बेसब्री इन्हें यहां खींच लाई है। दिल डरा है, हिम्मत हिलने लगी है। हर किसी को टीके का कवच चाहिए और टीके की मारामारी वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ बढ़ा रही है। लेकिन इसमें इनका क्या दोष जब इतने बड़े मुल्क में टीके की जरूरत का आकलन ही नहीं हुआ, टीके का इंतजाम ही नहीं हुआ। और ऐसी ही मजबूरी और लाचारी अस्पताल के अंदर और बाहर भीड़ बढ़ा रही है। ये भीड़ नहीं, हिंदुस्तान के हुक्मरानों की ललाट पर लगा धब्बा है। आज तक ब्यूरो।
सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर्स पर है, जहां कोरोना के डर से टीका लगवाने वालों की तादाद अचानक से बढ़ गई है। लोग बेहिसाब संख्या में पहुंच रहे हैं, टीका लगवाना चाह रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से नजरअंदाज हो चुका है। मुंबई हो या दिल्ली, अहमदाबाद हो या आसनसोल, वर्धा हो या गुरुग्राम, ये सिर्फ भीड़ नहीं, कोरोना के विस्फोट का भयानक इंतजाम है। ये कतारें नहीं, कोरोना को सीधा आमंत्रण है कि आओ, हेलो, हलो, फूलो। अच्छी बात है, देश को समझ में टीके की अहमियत आ रही है। अच्छी बात है कि लोग टीका लगाने आगे आ रहे हैं। लेकिन ये बदइंतजामी तो आसमान से गिरे खजूर पर लटके वाले हालात पैदा कर रहे हैं। टीके से बचाव तो बाद में होगा, पहले कोरोना फैलेगा। मुंबई के इस वैक्सीनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। मैं कल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर अपनी माँ को लेके गया, रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन को दिखाया, बोलते हैं ऊपर के अधिकारियों ने मना किया है वैक्सीनेशन करने के लिए। पहला डोज था मेरी माँ का, और मेरी मदर को कैंसर है। मैंने कहा उनको डोज लगना बहुत जरूरी है, बोले नहीं है। वहां से उसके बाद मैंने BHL पिपलानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां का रजिस्ट्रेशन कराया। वहां गए तो ताला लगा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है यहाँ पे वैक्सीनेशन ही नहीं है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सवाल है कि क्या 18 साल की उम्र तक टीका लगाने का फैसला जल्दबाजी और बिना तैयारी किए हुआ? मुंबई के दादर की ये तस्वीरें देखकर आपका दिल बैठने लगेगा। टीके लगाने की हड़बड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुशासन हवा हो रहा है। महाराष्ट्र के बीड़ में वैक्सीनेशन सेंटर पर लाठियां बरस रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि टीके की किल्लत, इंतजार की इन कतारों ने आम आदमी को भीड़ में तब्दील कर दिया है। ऐसी भीड़ जो सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है। अहमदाबाद में लोगों का हुजूम देखकर आप हिल जाएंगे। कोरोना की इस दूसरी लहर में वैक्सीन ही बचाव है। अब 18+ को लेकर वैक्सीन ड्राइव जो है वो शुरू हो चुका है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लंबी कतार है। जो 18+ के लोग हैं उनके लिए ये कतार लगी हुई है। हालांकि अभी भी वैक्सीन का जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई। जो स्टॉक हमने अंदर पूछा, उनके मुताबिक उनके पास आज 300 लोगों के लिए ही वैक्सीन का स्टॉक आया है, जिसमें से 100 जो है वो 18+ के लिए है और बाकी जो 200 का स्टॉक है वो 45+ और दूसरे डोज के लिए। वैसे में आपको दिखा दें, यहाँ पे जो भीड़ है, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि वैक्सीन ड्राइव जो है 10 बजने आए हैं, बावजूद उसके जो वैक्सीन का ड्राइव है वो अब तक शुरू नहीं हो पाया। जिस भारत में सबसे ज्यादा टीके बनते हो, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान चलते हो, उस देश में वैक्सीनेशन सेंटर मछली बाजार बन गए हैं। ये पश्चिम बंगाल का आसनसोल है, जिसके वैक्सीनेशन सेंटर में देश के बाकी दूसरे राज्यों की तरह उतनी ही अव्यवस्था है। कोरोना का डर है, दिल में दहशत है। लोग टीका लगाकर खुद को बचाना चाहते हैं, लेकिन अव्यवस्था ने उन्हें दोहरी जोखिम में डाल दिया है। मुंबई से मुस्तफा शेख, भोपाल से रवीश पाल सिंह, जयपुर से देवांकुर वधावन और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में टीके की कतार लगातार लंबी हो रही है। एक वैक्सीनेशन सेंटर का हाल बता रहे हैं आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा। वैक्सीनेशन के 3rd फेज को लेकर के तमाम तरीके की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर अगर बात की जाए तो सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। लोग हर हाल में जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेशन जो है वो लगवाना चाहते हैं, ताकि कोरोना के इस बढ़ते खतरे से बच सके। लेकिन हालात ये हैं कि दिल्ली में महज कुछ ही सेंटर्स जो है वो खुले हुए हैं, और दिल्ली से सटे नोएडा की अगर बात करें तो इक्का दुक्का सेंटर्स हैं, जिसके चलते लोग नोएडा से दिल्ली जो है वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताइए सर, कहाँ से आप आए हैं? हम नोएडा सेक्टर 45 से आए हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, क्योंकि अभी हम जो भी अवेलेबल है नियरेस्ट पॉसिबल 20-25 किलोमीटर्स में, उसमें हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि फिर ऑफिस भी नॉर्मल हो जाएगा, तो इट इज़ बेटर टू बी वैक्सीनेटेड।
तो इसलिए हम नोएडा से यहाँ पर आए हैं। नोएडा में कहीं पे कोई स्लॉट नहीं मिल पा रहा? नहीं, नोएडा में हम लोग अराउंड 1 मई से ही ट्राई कर रहे हैं, तो कोई भी वहाँ स्लॉट नहीं मिल पा रहा। वहाँ पर पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में था, अब 2-3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, बट वहाँ पर बहुत लिमिटेड निकालते हैं वैक्सीन और अवेलेबल नहीं है, स्लॉट अवेलेबल नहीं है। लोगों के बीच में डर भी है। आप कहाँ से आए? नोएडा से। क्या नोएडा में पूरी तरह से स्लॉट नहीं मिल पा रहा, क्यों दिल्ली रुक करना पड़ रहा है? नोएडा में सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स में इस वक्त वैक्सीन अवेलेबल है और उसके अंदर से भी जैसे ही हम करने लगते हैं वो हमेशा बुक दिखा रहा है, तो हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं, इसलिए जितना पॉसिबल जहाँ पे मिल रहा है वहीं ठीक है। डर है कहीं कोरोना को लेकर के, जिस तरीके के हालात दिल्ली नोएडा के अंदर बने हुए हैं, इसलिए वैक्सीनेशन जल्दी जल्दी जाते हैं? बिल्कुल, बहुत डर है इस वक्त, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो भी होने का डर है, तो इसलिए जितनी जल्दी वैक्सीनेशन मिल जाए उतना अच्छा। नोएडा से भी लोग, जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, वहां से भी लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए दिल्ली के अंदर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन जो है वो लग सके। पूरे देश में ऑक्सीजन एक तलाश की यात्रा जारी है। मरीज के तीमारदार प्लांट से लेकर सेंटर तक भटकने को मजबूर हैं। अस्पताल वाले ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, तो कैसे हल होगा ऑक्सीजन का ये संकट? ऐसे में जरूरी है कि ऑक्सीजन के लिए एक सिस्टम खड़ा हो, हर अस्पताल ऑक्सीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे, और ये रास्ता उन्हें डीआरडीओ से सीखना होगा। श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्सीजन हासिल करने की जो जद्दोजहद चल रही है उसमें रफ्तार सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से 500 प्लांट्स का, ऑक्सीजन प्लांट्स का लक्ष्य रखा गया समूचे देश में, डीआरडीओ की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी कि जो तेजस फाइटर विमान में जो इस्तेमाल हो रहे थे उसके जरिए जो ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हुए हैं, मुश्किल से चंद दिनों का समय लगा है। मैं अगर ये समझना चाहूं कि यहाँ ऑक्सीजन कैसे बन रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जो 500 प्लांट सेटअप हो रहे हैं पीएम केयर्स फंड से, उनमें पहला प्लांट आज चालू यहाँ पर होने वाला है। इसमें ऑक्सीजन बनाने के लिए ये एक कंप्रेसर है। सबसे पहले इस कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करके एयर ड्रायर में भेजा जाता है। एयर ड्रायर से ऑक्सीजन, मतलब एयर ड्रायर से एयर टैंक में जाती है। वो जो आप देख रहे हैं वो एयर टैंक है, उसमें जाती है। एयर टैंक से ऑक्सीजन से एयर उन वाले टैंक्स में जाती है जहाँ पे की प्रेशर एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी काम करती है। यहाँ पे अंदर सीव्स है जियोलाइट मटेरियल की, जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीजन बचती है। तो वो ऑक्सीजन पीछे जो इसके पीछे जो टैंक है ऑक्सीजन वाला, वो उस टैंक में चली जाती है। तो जिस टाइम पे एक टैंक से ऑक्सीजन इसमें जा रही है, उसमें उस टैंक की नाइट्रोजन खाली करी जाती है और दूसरा वाला टैंक टेक ओवर कर लेता है। इसमें भी वही काम होता है, इसमें भी सीव्स है, इससे ऑक्सीजन इसमें जाना शुरू कर देती है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो पेशेंट को सप्लाई करी जा सकती है डायरेक्टली। ये पाइपलाइन से, इनसे, हाँ, इन पाइपलाइन से ऑक्सीजन पेशेंट्स को सप्लाई करी जाएगी। और या फिर आप चाहे तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं आपकी जरूरत के अनुसार। उस वक्त अगर आप पे पेशेंट नहीं है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं। इससे लगभग जो फ्लो रेट है वो 1000 लीटर पर मिनट है। तो टिपिकली अगर एक पेशेंट को 5 लीटर पर मिनट चाहिए तो 200 पेशेंट के लिए पूरी हो जाती है। बाकी हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कई और पेशेंट को नहीं भी चाहिए होता है। तो टोटल 1000 लीटर पर मिनट आपकी ऑक्सीजन इसी जगह पर डेवलप हो सकती है इस प्लांट के जरिए। कुल 5 आप लोगों ने टारगेट किया था दिल्ली में, और मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते पहले मैंने आपसे बातचीत की थी और 7वां दिन मैं यहाँ पर खड़ी। हाँ श्वेता, 1 हफ्ते पहले हमने बात करी थी। प्लांट पूरा रेडी है, बस फाइनल जो लाइन कनेक्शंस वगैरह थोड़े से बचे हैं। आरएमएल में भी शुरू हो जाएगी और बाकी 3 प्लांट भी जल्दी ही विदिन अ वीक हमें उम्मीद है कि सेटअप कर लिए जाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल 500 प्लांट विदिन 3 मंथ्स में भी हर महीने 1/3 प्लांट के तरह से लगते चले जाएंगे। और दिल्ली में कहाँ पर है? एम्स में है, आरएमएल में है? एम्स में है, आरएमएल में है, लेडी हार्डिंग में है, सफदरजंग में है और एम्स झज्जर में है। तो अगर हम कहते हैं कि कोरोना का वेव गुजर जाता है, उसके बावजूद अपने अस्पताल के भीतर एक इस तरह का प्लांट होना क्या फायदा देता है? देखिए, कोरोना के वेव के अलावा भी पहली बात तो दूसरी ऐसी जरूरतें फिर आ सकती हैं पेशेंट्स को, जबकि ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा कई बार जैसे आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो एटलीस्ट हर अस्पताल के पास जहाँ पे लगेंगे, अपने अंदर अस्पताल के अंदर कैंपस में ऑक्सीजन जनरेशन का सिस्टम है, तो वो उससे पेशेंट्स की डेथ नहीं होगी और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होती रहेगी। ये क्या स्ट्रक्चर है? इससे ये पूरी पाइपलाइन है जिसके जरिए ऑक्सीजन आगे जाएगी। ये पाइपलाइन ही है।
तो यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था को अगर हम देखें और देखिए कितनी तेजी से ये काम चल रहा है, क्योंकि दिन रात एक करके बस सांसों की जद्दोजहद, किसी को उसका सामना न करना पड़े, देश में किसी को ऐसी तकलीफ ना हो। अदालतों की तरफ से भले ही ये बात उठ रही हो और बार बार जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी बात कर दी जाए, तो डीआरडीओ जो है वो जिस तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेस को हमेशा अपने अनुसंधान से, अपने रिसर्च से सपोर्ट करता है, अब देश की सेवा में इस तरीके से आप लोग लगे हैं। टारगेट हासिल करना मतलब 3 महीने आपने दिए हैं, लेकिन आप लोग कोशिश तो यही कर रहे होंगे कि आप उससे पहले, पूरी कोशिश है उससे पहले कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, आर्मी, जहां उनकी जरूरत हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में, किसी चीज में, वो लोग भी पूरी मदद कर रहे हैं। पूरा देश इस काम के लिए पूरी तरह से कोशिश में लगा हुआ है और आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, ये सब रियलिटी में देश को मिलने वाला है और मिल रहा है। लक्ष्य 10 तारीख का था, लेकिन आज ही इस ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है। ऑक्सीजन पेशेंट्स तक, क्रिटिकल पेशेंट्स तक सही समय से पहुंच जाए, उसके क्षेत्र में ये जो प्लांट है और इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, मील का पत्थर साबित होने वाले हैं कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।